नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 40 औद्योगिक इकाइयों को 90 करोड़ की अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है और हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में राज्य में स्थापित उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश के माध्यम से नए उद्योग समूहों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि राज्य में औद्योगिक के विकास के लिए औद्योगिक विकास योजना के माध्यम से राज्य को सहयोग प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और पीयूष गोयल का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि इसरो के परिश्रमी वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से गगनयान मिशन के पहले टेस्ट मिशन TVD-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान एवं शोध के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। समस्त देशवासियों को, वैज्ञानिकों को अनंत शुभकामनाएं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां रीतिक परेड के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग कर सलामी भी ली। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार, देहरादून के कप्तान अजय सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है। साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके आगे के लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी और यह स्मरण दिलाने का दिन भी है। और इसलिए हमने आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी और जो मृतक आश्रितों के लिए जो अड़चनें आती हैं उसको सरल किया जाएगा, उन अड़चनों को समाप्त किया जाएगा और समय समय पर जो भी उत्तराखंड पुलिस के लिए और कार्मिकों की जो कमी है, मैन पावर की कमी है, चूँकि हमारे उत्तराखंड की पुलिस जहाँ जितनी हमारी जनसंख्या है उत्तराखंड की उससे 4 गुना ज़्यादा लोगों की सुरक्षा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं राज्य के अंदर आने वालों के लिए, उस व्यवस्थाओं को, ट्रैफिक से संबंधित व्यवस्थाएं हों या सुरक्षा की व्यवस्थाएं हों, उन सभी को संपादित करती है। इसलिए आने वाले समय में पुलिस के जवानों की बढ़ोतरी का भी जो है हमने विचार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान पुलिसकर्मियों की अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। अगले 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया जाएगा। पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों की भर्ती संबंधी अड़चनों को भी दूर किया जाएगा। देखिए, मेरे विचार से आज की घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है।
हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्ज़ाम कंपलसरी है। एसीआर लिखने से पहले ही वो किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2000 रुपया भी अलाउड है और वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। तो कई बारी जवानों में आप जानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो जवानों के वेलफेयर के लिए बड़ा कदम है। यद्यपि इसमें खर्चा होगा, अब ये देखते हैं कि राज्य सरकार वो सरकारी हॉस्पिटल्स में होता है या प्राइवेट में भी अलाउ करती है, बट हर साल जवानों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना है सरकारी खर्चे पर, ये बहुत बड़ा कदम है वेलफेयर की दृष्टि से। दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है शहीद कोष में 2 करोड़ रुपया, वो भी क्योंकि इमीडिएट हमें 1 लाख रुपया जो है आश्रित परिवार को दे देते हैं उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए, तो उसमें 2 करोड़ की घोषणा की है। तीसरा जो मृतक आश्रित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारी चल रही है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि निवेशकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक 55,000 करोड़ रुपए के निवेश हो चुका है। 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के बुनियादी विकास के लिए इन्वेस्टर समिट बहुत फायदेमंद साबित होगा। साथ ही कहा कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने उसी की तर्ज पर निवेश करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि लगातार निवेशकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद बैठक कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के राजस्व को और साथ में यहाँ के रोजगार को, हमारे नौजवान युवाओं को जो हमारे राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने का अधिकतम जिनकी प्राथमिकता होगी, हम उन सभी को प्राथमिकता देंगे। हमें अभी खुशी है कि पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड के लिए उत्साहित हैं आने के लिए और एक आकर्षण उत्तराखंड का बड़ा है क्योंकि प्रकृति द्वारा और पीस टू प्रॉस्पेरिटी और डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने एक स्लोगन सबके सामने रखा है वो सभी लोगों को भा रहा है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी इस इन्वेस्टर समिट के आयोजित होने से पहले ही हो जाएगी और उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा जो हमें पीस प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय प्रतिभा अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन किया गया। देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों से आए मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। पॉलिटेक्निक तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में भविष्य बनाने का मौका मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही कहा कि लाभार्थी योजना को लेकर सम्मेलन हो रहे हैं। जिला स्तर पर सभी मोर्चा के सम्मेलन भी हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभान्वित है उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे बूथों के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विस्तारक योजना भी बन चुकी है। 5 लोकसभा पर विस्तारक और पूर्णकालिक के रूप में उसकी घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क कर रही है। हमारे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोकसभा चुनावों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारी लाभार्थी योजनाएं हैं, उसके हमारे सम्मेलन हो रहे हैं। हमारे जिला स्तर पर सभी मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं और केंद्र की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभान्वित हैं उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे बूथों के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। हमारे विस्तारक योजना बन चुकी है। हमारे 5 लोकसभा पर विस्तारक पूर्णकालिक के रूप में हमने उनकी घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क और प्रवास करती है। हमारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम। रामनगर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने रानीखेत रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य सरकार बागेश्वर उपचुनाव के बाद से नगर पालिका के चुनाव टालने में लगी हुई है। लगता है बीजेपी को हार का डर सता रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नगर पालिका के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद कराना चाहती है। उन्होंने समय पर ही चुनाव कराने को कहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गन्ने का मूल्य तय नहीं कर पा रही है। गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के मामले में बीजेपी सरकार दिखावा करती है, जबकि कांग्रेस महिलाओं को सम्मान देती है। वहीं इन्होंने धान खरीद के मामले में बीजेपी सरकार धान में नमी बताकर दाम कर रही है। सरकार जनता का हित नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों को हटाना गलत है। ये लोग वर्षों से यहाँ रह कर काम कर रहे हैं, जिन्हें अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। जो किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं और आम लोगों के सवाल हैं, महंगाई आदि के। सड़कों की हालत ख़राब है, आज भी ख़राब है। डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए और बिजली की स्थिति दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। दाम बढ़ा दिए लेकिन बिजली 24 घंटा मिल नहीं रही है। तो इन सवालों पर विपक्ष का कर्तव्य है कि हम उठाएं। हम उन प्रश्नों को उठा रहे हैं। जैसे गन्ने के खरीद मूल्य घोषित करने में विलम्ब हो रहा है। हमने कहा भाई खरीद मूल्य घोषित करिए और ये 400 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, 450 के पार होना चाहिए। और उसी प्रकार से धान तैयार होने लग गया, किसान मंडियों में जाने लग गया है और उसके धान की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए उसमें नमी ज़्यादा बता करके कुछ न कुछ बहाना बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, ताकि विवश होकर के वो प्राइवेट व्यापारियों के पास जाए अपने धान को बेचने के लिए। तो इन सब सवालों पर हमने किसान सम्मान यात्रा भी निकाली थी। अभी दैवीय आपदा आई। दैवीय आपदा की मदद देने में राज्य सरकार ने 1 बीघे पर 1100 रुपये दे रहे हैं। अपमान है किसानों का। तो इन सब मामलों में कांग्रेस लड़ रही है और हम निरंतर इन बातों को। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और वहीं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्गा पूजा के सप्तमी पूजन के साथ दिनेशपुर के 7 स्थानों पर दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ देवी मां की पूजा की गई। दिनेशपुर क्षेत्र में कालीनगर, जगदीशपुर, हरिदासपुर, धर्मानगर, पीपलिया, खानपुर के अलावा नगर पंचायत दिनेशपुर में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा की गई। दिनेशपुर दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा एक शोभा यात्रा निकालकर तत्पश्चात दुर्गा मंदिर परिसर में संस्कृत कार्यक्रमों का शुभारंभ क्षेत्र के 4 मंदिरों के पुजारी के द्वारा किया गया। दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थानों पर मेले का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे मौजूद रहे। महोत्सव दिनेशपुर में आज भव्य शोभा यात्रा निकली है और पूरा समाज इससे जुड़ने का एक संकेत है और ये बहुत बड़ा माध्यम है। मैं समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और खासतौर पर ऐसे
ऐसे भव्य आयोजन पे मैं नई उम्र के बच्चों से आयोजन करता हूँ कि बेटा हर कीमत पे नशा होना चाहिए, तो अपने इन त्योहारों का, अपनी इन परंपराओं का नशा होना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो। मैं पुनः दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वहीं सरकार ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए साथ ही आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षण विभाग अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जा सके। साथ ही पीसी जोशी ने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थों जैसे मिठाई, मावा, दूध, दही, पनीर जैसे अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आगामी त्योहारी सीज़न को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे, तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। उत्तराखंड में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को कामयाब बनाने के लिए राज्य सरकार ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए लगातार विदेश के दौरे कर रहे हैं, वहीं अब व्यवस्थाओं को लेकर शासन प्रशासन ने भी कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी। इसी कड़ी में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर देहरादून शहर की तमाम सड़कों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन में होना है। खासतौर पर आईएसबीटी में एक FRI मार्ग तक सड़कों का जायजा लिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को लेकर हमारी टीम मुस्तैदी से कार्य कर रही है। उन्होंने खुद सड़कों में किए गए कार्यों का जायजा लिया है और उसमें जो भी कमियां पाई गई है उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इन्वेस्टर समिट यहाँ पे प्रस्तावित है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। उसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा आज जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं जिससे इन्वेस्टर समिट का जो वेन्यू है FRI वहाँ तक लोग पहुँचेंगे और प्रस्थान आवागमन होगा, जिसमें उन रोड्स का मैंने इंस्पेक्शन किया है। उसमें अधिकतर सड़कें ठीक हैं, कुछ सड़कें हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, तो उसके लिए मेरे साथ प्रमुख अभियंता थे, यहाँ के मुख्य अभियंता जो देहरादून देख रहे हैं वो भी थे और तमाम और जो नीचे के अधिकारी हैं सारे लोग मौजूद थे। तो उनको मेरे द्वारा ये बता दिया गया है कि 25 नवंबर तक का डेडलाइन दिया गया कि 25 नवंबर तक हर हालत में सारी सड़कें जिन पे से इन्वेस्टर समिट के जो मेहमान हैं, जो लोग मूवमेंट करेंगे, उनका सारा काम उनको पूरा कर लिया जाना है। जो भी रोड फर्नीचर लगाए जाने हैं या साइनेजेस लगाए जाने हैं, वो सारा काम 25 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई हल्द्वानी शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है और देहरादून शहर के लोग और नैनीताल समेत कुमाऊं का रुख करते हुए पर्यटकों को जाम से बचाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसको का अमलजामा पहनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कंधे पर अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें शहर के लोगों को बढ़ते ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर सहित रोडों का चौड़ीकरण और उनका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी के हल्द्वानी डिवीजन के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि इन सब को लेकर विभाग की तरफ से प्लान भी तैयार कर लिया गया है और उन सभी जगहों को चिन्हित भी कर लिया गया है जहां पर आने वाले समय में जल्द ही फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया जाएगा। देखिए, ट्रैफिक कंजेशन इस शहर की सबसे बड़ी समस्या हो गई है और इसमें फ्लाईओवर की संभावना तलाशने के लिए काम चल रहा है। उस पर एक ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें मिली है।
उसमें उन्होंने 2-3 ऑप्शन दिए हैं और वो ऑप्शन पर जिलाधिकारी महोदय से चर्चा की जा चुकी है। डीएम मैम ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग स्टेक होल्डर के साथ बैठक करें, तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक बैठक की जानी है जिसमें हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, मेयर सर और यहाँ की टैक्सी यूनियन के लोग, व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ट्रांसपोर्ट के लोग, तो ये सभी लोग इकट्ठा होकर के उस पर जो आम सहमति बनाएंगे, आम राय बनेगी, उस पर फिर फ्लाईओवर के लिए आगे कार्रवाई की जानी है। अभी फ़िलहाल इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और शहर के सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि नैनीताल रोड एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सड़क है हमारे इस शहर की। इसमें NHAI से हमें पिछले साल ट्रांसफ़र हुआ था और उनके द्वारा वन टाइम मेंटेनेंस के लिए हमें धनराशि दी गई थी। तो 8 किलोमीटर में 4 लेनिंग का काम करना था, स्ट्रेंथनिंग का, तो वो हमने 98% करीब काम पूर्ण कर लिया है। सिर्फ कुछ रोड फर्नीचर के काम रह गए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हल्द्वानी डिवीज़न की अगर बात करें तो हल्द्वानी शहर में हमारी 10 सड़कें हैं। राजधानी देहरादून में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग ट्रैफिक संभालने में नाकाम साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आरटीओ एनफोर्समेंट शैलेश तिवारी ने बताया कि लेफ्ट टर्न फ्री न छोड़ने की वजह से बार बार जाम भी लग जाता है। उन्होंने बताया कि लेफ्ट टर्न फ्री छोड़ने के लिए सड़कों के ऊपर साइन बोर्ड लगना चाहिए। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे वह लेफ्ट टर्न फ्री में जाए। साथ ही कहा कि अगर किसी चौक पर रेड लाइट है तो वहां लोग रेड लाइट देखकर रुक जाते हैं। उनको यह जानकारी नहीं होती है कि लेफ्ट टर्न या सिर्फ फ्री कैसे किया गया है। उसके लिए साइन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। कई जगह उसको लेफ्ट टर्न फ्री के बारे में बोर्ड लगना चाहिए। लेफ्ट टर्न फ्री अगर किया गया है तो वहाँ बोर्ड होना चाहिए। कई बार लोग झिझकते हैं कि मैं कैसे लेफ्ट में चला जाऊँ, जब तक वहाँ ट्रैफिक लाइट कहीं होता है, लाइट जल रही है, रेड लाइट हो रखा है, तो रेड लाइट को ध्यान में रखते हुए लोग रुक जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि लेफ्ट टर्न फ्री किया गया है, तो उसके लिए बोर्ड जरूरी है, तभी इसमें क्लैरिटी आए। देहरादून के थाना विकास नगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके शरीर पर चोट और खरोच के निशान पाए गए। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में शव की शिनाख्त और हत्या की जांच शुरू की। जांच के लिए बनाई गई पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, जिसके आधार पर पुलिस के हाथ एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो मृतक को घटना की रात घर के से अपने साथ ले गया था। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध था और पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिनाख्त जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है, और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो उसमें एक संदिग्ध नाम इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले 1 साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान पहचान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी शराब पिलाने के बहाने उसको लेकर जहां गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। और इसमें जो है मृतक का पत्नी और जो ये इसका प्रेमी था परम नाम का, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया। तो मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।